हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जेंडर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंडर होता क्या है या जेंडर का कंसेप्ट क्या है। जब भी मनुष्य हो या कोई भी अन्य वर्ग का कोई जानवर हो, पेड़ पौधे हों, जब वो जन्म लेते हैं तो वो दो रूपों में जन्म लेते हैं, या तो वो नर होंगे या मादा होंगे। जब हम मनुष्यों के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उन्हें स्त्री और पुरुष नाम दे दिया जाता है। ये जो स्त्री और पुरुष हैं, ये इसका जेंडर नहीं होता, ये हम इसको लिंग कहेंगे या इसका सेक्स कहेंगे, जो कि शारीरिक विभिन्नता के आधार पर उन्हें दिया जाता है। लेकिन जब वो मानव उस समाज में, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास जो होता है वो समाज में होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में होती है। तो जब वो मानव समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद एक सफल व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है या अपना विकास करता है, तब जो उसकी रुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें विभिन्नता आ जाती है। यानी स्त्रियों के क्रियाकलाप अलग होंगे और जो पुरुष हैं उनके क्रियाकलाप अलग होंगे। तो ये जो क्रियाकलापों में अंतर या उनके व्यवहारों में अंतर, रुचियों, अभिवृत्तियों में अंतर हम देखते हैं, उसका आधार शारीरिक संरचना ना होकर सामाजिक संरचना होती है, सामाजिक व्यवस्थाएँ होती हैं, मान्यताएँ होती हैं। तो ये जो स्त्री और पुरुष का रूप एक सामाजिक व्यवस्था की प्रक्रिया के द्वारा से निकलने के बाद या समाजीकरण की प्रक्रिया से निकलने के बाद सामने आता है, उसे हम जेंडर कहेंगे या उसे हम स्त्री और पुरुष का बोध कराने वाला लिंग कहते हैं। जब मानव या महिला और पुरुष किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है तो महिला और पुरुषों की जो नियंत्रण प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया है या जो विचार हैं, उनमें अक्सर असमानता या मतभेद पाया जाता है। और यही मतभेद और असमानता जेंडर भेद को जन्म देता है या जेंडर भेद कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परिभाषा दी है कि लिंग या जेंडर पुरुषों महिलाओं के लिए एक सामाजिक संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्याख्या है, जबकि सेक्स तथा इससे संबंधित जैविक प्रक्रिया अनुभाविक रूप से अभिक्रमित है। यानी कि अगर हम जेंडर की बात करें तो महिला और पुरुषों के संदर्भ में जो जेंडर होता है वो समाज के द्वारा रचित भूमिकाएं होती हैं। यानी समाज में जैसा व्यवहार प्रचलित होता है महिला और पुरुष के लिए, वैसा ही व्यवहार वो समाजीकरण की प्रक्रिया से सीख जाते हैं। इसी प्रकार के व्यवहार, गतिविधियां और लक्षण जो हैं जेंडर का निर्धारण करते हैं या लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सामाजिकता पर आधारित होती है। जबकि जो सेक्स होता है, जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो वो जैविक होता है। यानी जब बालक जन्म लेता है या बालिका जन्म लेती है, तभी उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर उसका सेक्स निर्धारित कर दिया जाता है और ये जो प्रक्रिया है वो जन्म से ही होती है। लेकिन जो सामाजीकरण की प्रक्रिया है जिसको हम जेंडर कहते हैं, वो जेंडर का निर्धारण बालक के विकास के साथ साथ होता चला जाता है। अतः जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इन दोनों जेंडर्स में, यानी कि महिला और पुरुष जेंडर में अंतर स्थापित करती है। ये जो जेंडर होता है ये कोई व्यक्तिगत लक्षण नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक परिस्थितियों का एक भावी परिणाम होता है। यानी कि सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बालक जिस जेंडर का या जिस प्रकार का व्यवहार का अनुकरण करता है, उसी व्यवहार को अपना आदर्श बनाकर अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। और यही आत्मसातीकरण या यही समाजीकरण जो बालक के जेंडर का निर्धारण करती है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के प्रकार कितने हैं। सामान्य तौर पर जब हम लिंग की बात करते हैं तो 2 या 3 लिंग की बात करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन जब हम जेंडर के रेफरेंस में, एक सामाजिकरण के रेफरेंस में इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर 4 जेंडर एक कॉमन निकल के आते हैं। पहला है पुल्लिंग या पुरुष लिंग, जिसको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। तीसरा है उभयलिंग, जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और जो चौथा है वो है नपुंसकलिंग, जिसको हम थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल्लिंग या पुरुष लिंग या मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है।
जो मस्कुलाइन जेंडर होता है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, यानी उस व्यक्ति के या पुरुष लिंग के व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसका रहन सहन, विचार, भाव वो अलग होते हैं। ये माना जाता है कि जो पुरुष है वो स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ा कठोर होता है तथा आध्यात्मिक विचार का होता है। इसके अलावा जो पुरुषों का रहन सहन है, वो कार्य हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। और साथ ही जो पुरुष हैं उनके समय के साथ साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि दाढ़ी आना, मूंछें आना। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। सेकंड जो हम यहाँ जेंडर देख रहे हैं वो है स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर। ये लिंग का दूसरा प्रकार है, क्योंकि स्त्रियों का ये माना जाता है कि स्वभाव, विचार और उनका जो व्यवहार होता है वो पुरुषों की अपेक्षा कोमल होता है। और किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते कई शारीरिक परिवर्तन जो महिलाएं हैं उनमें प्रदर्शित होते हैं या दिखने लगते हैं, जो कि उनके महिला जाति का होने का बोध कराता है। इसके अलावा जो स्त्रियां होती हैं या जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ मधुर होती है, सुरीली होती है। इनका रहन सहन, वेशभूषा का तरीका वो अलग होता है। साथ ही ये माना जाता है कि लज्जाशीलता और दयालुता ये महिलाओं के स्वभाव में व्याप्त गुण होता है। तीसरा जो हमारा यहाँ जेंडर निकल के आता है वो है उभयलिंग या ट्रांसजेंडर। इसको हम तीसरा लिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस लिंग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ना तो शारीरिक रूप से पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री, यानी उनका जो रहन सहन, विचार, व्यवहार, प्रतिक्रियाएं होती हैं वो दोनों में से यानी महिला और पुरुष में से किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। और कई बार ये होता है कि वो यानी इस प्रकार के व्यक्ति की शारीरिक बनावट कुछ और होती है, लेकिन उनका जो व्यवहार होता है वो कुछ और होता है। जैसे कि महिला का शरीर है लेकिन उनकी जो आदतें हैं, व्यवहार हैं वो पुरुषों के समान हैं। या इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर वो पुरुष शरीर के साथ उनका शरीर पुरुष का है तो उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं, उनकी पसंद है, रुचियां हैं वो महिलाओं की हो सकती हैं। इन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो जेंडर है वो उभर करके नहीं आता है, यानी शरीर उनका किसी एक जेंडर का होता है लेकिन उनकी व्यवहार जो होता है वो दूसरे जेंडर का होता है। इसके लिए एक शब्द भी, एक उक्ति भी कही जाती है कि पुरुष के शरीर में महिला का मानस यानी कि महिला का मन। और जो जर्मन भाषा है इसमें इन्हें यूरेनियन भी कहा जाता है। ये जो इस प्रकार के जो उभयलिंगी व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर जो है अंतर्लिंगी होते हैं, यानी अंतर व्यवहार वाले होते हैं, क्योंकि अपने व्यवहार के कारण वो स्वयं को लज्जित महसूस करते हैं या समाज के अन्य जो जेंडर हैं उनके समान नहीं पाते हैं, जिसका कारण है कि वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जेंडर है वो है थर्ड जेंडर या नपुंसकलिंग जिसको हम कहते हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ना पूर्ण रूप से पुरुष हैं और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री, यानी कि इनका जो शारीरिक विकास है उसी में ही कोई त्रुटि रह जाती है, जिसके कारण ना तो ये पूर्ण रूप से एक पुरुष का शरीर प्राप्त कर पाते हैं और ना ही एक महिला का शरीर प्राप्त कर पाते हैं। इनके व्यवहार, प्रतिक्रियाएं और जो सामाजिक कार्य हैं वो उनके अपने समाज के जैसे होते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों का एक अलग से समाज होता है जिसके नियम अलग होते हैं, रूढ़िवादिताएं अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, यानी उनको हमारे जो एक सामान्य समाज जिसको कहा जाता है उसमें उन्हें स्वीकार्य नहीं किया जाता या वो स्वयं भी ऐसे समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। और लेकिन वर्तमान समय में विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे जो थर्ड जेंडर हैं या नपुंसक जो व्यक्ति हैं उन्हें भी हमारे सामान्य लोगों के जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं और सभी वो सुविधाएं और संविधान में उनको वो अधिकार भी दिए गए हैं जो कि एक सामान्य पुरुष को प्राप्त होते हैं या सामान्य महिला को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो जेंडर है उसका निर्धारण शारीरिक ना होकर के सामाजिक होता है, यानी व्यक्ति नपुंसक जो है वो केवल एक शारीरिक कारण हम मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो उभयलिंगी है या महिला है या पुरुष है, इस प्रकार के जो लिंग हैं वो सामाजिकता के कारण या सामाजिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, अपनी पहचान को प्राप्त करता है, जिसका उसकी शारीरिक
विकास से या शारीरिक जो संरचना है उससे कोई सरोकार नहीं होता है।